अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया टेस्ट में मिली करारी हार के बाद अब ओडीआई में रोहित शर्मा और विराट कोहली की धमाकेदार एंट्री होने वाली है, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये दोनों मिलकर बदला ले पाएंगे या नहीं। असली धमाका तो तब होगा जब गौतम गंभीर ने बयान दिया। अगर ओडीआई में भी इंडिया लड़खड़ाई तो टीम में बड़े बदलाव तय हैं, यानी इस बार नाम नहीं परफॉर्मेंस चलेगी। रोहित विराट की अगुवाई में टीम मैदान पर उतरेगी और या तो बदला लेकर सीरीज बचाएगी या फिर गंभीर का बड़ा फैसला टीम इंडिया की तस्वीर बदल देगा। मैच चालू होने से पहले गौतम गंभीर ने पूरी की पूरी प्लेइंग 11 ही लीक कर दी। अरे हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11, वो भी पहले ओडीआई में क्या रहेगा बता दिया। अब क्या गौतम गंभीर ने, हां, क्योंकि बातों बातों में इन्होंने प्लेइंग 11 भी गलती से लीक कर दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि उसी में इन्होंने यह भी बता दिया कि इन प्लेयरों को क्यों लिया जाएगा और किस नंबर पर कौन उतरेगा और कौन से नए प्लेयर, कौन से पुराने प्लेयर को लिया गया है। भाई साहब, अभी आप सुनोगे ना, आपका माथा चक्री आ जाएगा। क्या प्लेइंग 11 बनाई गई है? देखो, यहां पर ना दो लोग निकलेंगे। एक कहेंगे भाई साहब, इस प्लेइंग 11 के साथ तो टीम इंडिया कोई नहीं हरा सकता, और जब आप पूरी तरीके से एक बार गौर करोगे ना तो आप कहोगे कि यार अब तो टीम इंडिया बिना हारे आएगी ही नहीं। देखिए, असल में ना भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अभी टेस्ट का मुकाबला हुआ, वहां पर टीम इंडिया अपने आप को ले भी थी। अब ओडीआई का मुकाबला है, यहां पर रोहित और विराट रहेंगे। अब रोहित और विराट, देखिए, अगर टीम इंडिया हारती है ना तो इसमें टीम इंडिया को उतनी बेइज्जती नहीं होगी जितनी रोहित और विराट की होगी। लोग कहेंगे तुम तो बहुत चिल्लाते थे रोहित और विराट। रोहित और विराट क्या कर लिए? रोहित और विराट, अरे यार क्या कर लिया? वो थे तो टेस्ट में नहीं कर पाए कुछ, वहां तो रोहित और विराट नहीं थे। एक तो आपके हेड कोच कहते हैं कि हमने एशिया कप जिताया है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है। अरे भाई, क्या क्या नहीं हराया हमने, लेकिन शर्म एक पैसे की नहीं लिहाज से। छोड़िए जनाब, अब असली बात सुनिए। 30 नवंबर रांची दोपहर 1:30 बजे पहला ओडीआई, 3 दिसंबर रायपुर में दूसरा मुकाबला और 6 दिसंबर विशाखापट्टनम में सीरीज का तीसरा और आखिरी धमाका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्लेइंग 11 कौन सी होगी? और यहां आकाश चोपड़ा साहब ने गलती से जो लीक कर दिया ना, वही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। स्क्वाड में 15-16 लड़के, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरैल, नीतीश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, अब सब नाम तो मौजूद हैं, पर प्लेइंग 11, यहां से होता है खेल शुरू। ओपनिंग में कोई और नहीं, रोहित शर्मा स्ट्राइकर मोड में, और ध्यान से सुनिए, इस बार शुभमन गिल नहीं है। मतलब रोहित के साथ ओपनिंग करेगा एक नया चेहरा, एक नया कॉम्बिनेशन, और यहीं से मैच का पूरा समीकरण बदल सकता है। तो लोगों ने सोचा था कि क्या पता अभिषेक शर्मा को ले आएंगे, लेकिन फिर याद आया, करे यार ये तो ओडीआई है, T20 नहीं है। तब उसके बाद बेस्ट ऑप्शन टीम इंडिया को मिला कोई और नहीं बल्कि जायसवाल। तो आपके यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अभी तक केवल एक ओडीआई का मुकाबला खेला है, बहुत ज्यादा नहीं खेला, और उसमें 15 रन मारे थे एक ओडीआई के मुकाबले के अंदर, इनको एज ओपनर के तौर पर मौका मिलेगा। तो टीम इंडिया के पास एक राइट और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा चलता रहेगा। फिर उसके बाद वन डाउन किसी और को नहीं बल्कि आपके विराट कोहली को भेजा जाएगा, जो कि एज चेस मास्टर माने जाते हैं। और इतना तो कंफर्म है कि अगर टीम इंडिया सेकेंड बार बैटिंग करती है, यानी कि चेस करने के लिए उतरती है, तो टीम इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अरे यार, क्योंकि भारत ऐसा लगभग 4 से 5 बार हुआ है कि जब भारत ने ओडीआई के अंदर 350 रन प्लस चेस किया था, और उसमें जानते हो विराट कोहली का क्या रिकॉर्ड था? बंदे ने हर मैचेस के अंदर शतक मारे थे। इसी वजह से तो कहा जाता है कि चेस मास्टर ये है। तो भाई साहब, अगर कितने भी रन हो और अगर चेस करने के लिए मिल जाए तो विराट कोहली कैसे मैच को निकालना है ना, वो आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल साहब को लाया जाएगा। और जब सब चले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान बस इसे बचा लियो, या फिर भगवान लोग इन्हीं को ही मान लेते हैं कि बस आप बचा लेना टीम इंडिया को। तो केआर राहुल इस बार रहेंगे, और हाँ, केआर राहुल को इस बार कप्तान बना उठाएं, क्योंकि शुभमन गिल है नहीं और श्रेयस अय्यर भी नहीं है, क्योंकि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल द्विक दोनों इंजर्ड हो बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से ओडीआई के कप्तान और उपकप्तान वही दोनों हुआ करते थे। जो कप्तान और उपकप्तान नहीं होगा तो किसी और को ही कप्तान बनाया जाएगा। तो केएल राहुल को बनाया जाएगा। हाँ, मांग ये भी उठी थी कि रोहित शर्मा को एक बार वापस कप्तान बनाकर देख लीजिए, क्या कप्तानी कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन यार, कमबख्तों ने इन्हें बनाया ही नहीं, जानते हो क्यों नहीं? अरे डरा गए थे साहब, ये डरा गए थे। सोचे कि अगर मान लेते हैं इनको कप्तान बना दिया गया और 3 के तीनों मैचेस जीता दिए, तब तो भाई साहब बीसीसीआई की और आपके गौती भाई की वोट लग जाती। जनता पूछती कि तुम कैसे मोटी बुद्धि के इंसान हो कि इतना बड़ा कप्तान से कप्तानी तुम छीन लिए। और हां,
वाकई में बहुत बड़ा बवाल हो जाता। इस वजह से रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं दी गई। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आते हैं आपके ऋषभ पंत साहब, एज विकेट कीपर, और बैट्समैन के रूप में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में तो रहेंगे ही, एज विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में तो रहेंगे ही, लेकिन हाल फिलहाल जब ये इंजर्ड चल रहे थे और उसके पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, तो तब से लेकर अभी तक इनको ओडीआई के ज्यादा मौके मिले नहीं है। हाँ, टेस्ट के अंदर अभी खेलना चालू किए थे, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेले थे, तो बीचों में एक बार वापस इंजर्ड हो गए थे, अभी फिर कमबैक किए हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये संभल कर चल पाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल यहां पर इनको मौका वापस से मिल चुका है। तो आप ऐसा जान जाइए कि 5 नंबर तक ना एकदम धुएंधार बैटिंग होगी, एकदम धुएंधार। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आते हैं आपके जडेजा साहब, और ये भी एकदम धुएंधार बैटिंग कर सकते हैं। तो 6 नंबर तक तो बैटिंग जानिए खत्म है ही नहीं, और उसी के ही साथ साथ जडेजा साहब एज स्पिनर बॉलर आपके काम कर सकते हैं। यानी कि आपको एक बॉलर मिल गया, एक बैटर भी मिल गया और ऑलराउंडर भी मिल गया, और इधर तो आपको विकेट कीपर मिल ही चुका है। और अगर ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे तो भाई साहब आपके है ना कि राहुल साहब तो ये विकेट कीपिंग कर देंगे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को लिया जाएगा। अब नीतीश कुमार रेड्डी क्या वाकई में इनको रखा जाएगा? तो नीतीश कुमार रेड्डी को यहां पर लेना इसलिए बनता है क्योंकि भारतीय टीम को कुछ ऑलराउंडर भी चाहिए और मीडियम फास्ट गेंद फेंकने वाला एक ऑलराउंडर और चाहिए। तो वो आपको नीतीश कुमार रेड्डी में काफी अच्छे से मिल जाएगा, और ये अच्छी खासी फील्डिंग तो कर सकते हैं भाई साहब तलवार की धार पर, और नीतीश कुमार रेड्डी की फील्डिंग पर, इन्हीं 2 चीज पर ही तो संदेह नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि वॉशिंगटन सुंदर को भी लिया जाएगा, और मतलब ये 2-3 ऑलराउंडर आपके अच्छे खासे हो जाएंगे। एक फास्ट फेंक लेता है, 2 स्पिन फेंक लेते हैं, और प्लस ये तीनों धुआंधार बैटिंग कर भी लेते हैं। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से अभी हाल फिलहाल रन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फील्डिंग तो कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि हर्षित राणा को भी लिया जाएगा, और हाँ, कोई चॉइस नहीं है टीम इंडिया के पास, तो इनको तो लेना बनता ही है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, कुलदीप यादव एज स्पिनर, बॉलर, चाइना मैन, और फिर आपके कोई और नहीं बल्कि अर्शदीप सिंह को आपके गौतम गंभीर ने कहा था कि इनको लिया जाएगा। तो टोटल ये 11 लोग हैं, और गौतम गंभीर के हिसाब से ये प्लेइंग 11 जो उन्होंने बताई है यही होगी। और अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप जाकर देख सकते हो, गौतम गंभीर ने ये वीडियो डालकर बताई है, और हमने तो पूरा का पूरा बायोडाटा ही बता दिया कि आखिरकार क्यों, किसको कब लिया जाएगा और किस नंबर पर कौन उतरेगा। क्या आपको लगता है कि इस हिसाब से जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने के लिए काफी है कि नहीं? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं।